जो शोर करते हैं भीड़ में, जो शोर करते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। जो शोर करते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। और अक्सर उन्हीं को मिलती है कामयाबी जो खामोशी से अपना कार्य कर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है विलयन और इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, जो एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म के विषय में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अणुसंख्य गुणधर्म एक प्रकार का विलयनों का गुण है और यह गुण केवल विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। यानी वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करे अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। और उसमें जो क्वथनांक में उन्नयन है, इस गुण के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या है? किसी भी द्रव पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ है आपका, वह जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर दे उसी ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। यानी वो ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को ही हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए क्या है, कोई द्रव है आपका और इस पर भी दाब है और बाहर क्या है? वायुमंडलीय दाब भी है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण ये द्रव अवस्था में रहता है, यानी द्रव का दाब कम रहता है। यानी इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसको? क्वथनांक को, कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी ये दोनों दाब, इसके द्रव के दाब और वायुमंडल के दाब क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, तो उस ताप को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? उन्नयन मतलब उठ जाना या बढ़ जाना। तो क्वथनांक में उन्नयन विलयन के लिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई आपका विलयन है। अब जो इसमें विलायक होता है, विलायक का जो क्वथनांक होता है वो विलयन के क्वथनांक से हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो विलायक होगा उसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब हम इसमें क्या मिलाएंगे? विलीय को मिलाकर विलयन बनाएंगे। ये क्या है आपका? विलीय है। विलीय को मिलाकर विलयन बनाएंगे तो इसके ताप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले जो आपका विलायक था, जब इसमें कुछ नहीं था, केवल विलायक था, तो उसका ताप था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे हमने इसमें विलेय मिला दिया, विलेय की थोड़ी मात्रा, तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ताप में वृद्धि हो गई। यानी पहले 100 डिग्री पर ये उबल रहा था विलायक, लेकिन विलेय मिलाने पर अब ये 101 डिग्री पर उबल रहा है। तो इसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है कि यदि किसी विलायक में विलेय को मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे कि इसके लिए जो व्यंजक होगा वो क्या होगा? फार्मूला। देखिए, इसके लिए हम एक ग्राफ यहां पर बना रखे हैं। ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है? एक आपका विलायक है, ये विलायक के लिए ये आपका ये वाली रेखा वाष्पदाब को दर्शा रही है और ये वाली रेखा ताप को दर्शा रही है। देखिए, टीबी जो आपका है विलायक का क्वथनांक है और उसका वाष्पदाब क्या है उस समय? P0, और P0 एक वायुमंडलीय दाब की क्या है? बराबर है। तो टीबी क्या है? विलायक का क्वथनांक। T1 क्या है? इसमें हमने क्या मिलाया? विलेय मिलाने पर विलयन फर्स्ट बना दिया। तो B जो पॉइंट है वो क्या है? T2 के एकदम समांतर है और T1 के समांतर है, और यही क्या है? विलयन फर्स्ट का क्वथनांक है। और इसमें थोड़ी और विलेय की, यानी सांद्र विलयन बना दिया, विलेय की मात्रा मिलाकर सांद्र विलयन बना दिया, तो इसका जो क्वथनांक हो गया और बढ़ गया, T2 हो गया। और ये पॉइंट सी से दर्शाया गया। सबके वाष्पदाब क्या है? P0 है।
इस पॉइंट पर। यानी पहले विलायक था, उसमें थोड़ी सी विलय की मात्रा मिलाई, विलयन फर्स्ट बना, और विलय की अधिक मात्रा मिलाई, विलयन सेकेंड बन गया। अब देखिए इसके क्वथनांक में थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, उन्नयन हो गया। यानी टीबी था पहले विलायक का, अब विलयन का क्या हो गया, T1 हो गया, उसके बाद T2 हो गया। जैसे विलय की मात्रा बढ़ी, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। अब इसके लिए मुझे व्यंजक प्राप्त करना है, यानी क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक में हम क्या प्राप्त करेंगे, पहला जो व्यंजक होगा डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वासुदाब में अवनमन के अनुक्रमानुपाती होगा। ये पहला व्यंजक हो जाएगा। और जो दूसरा व्यंजक हम प्राप्त करेंगे डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती स्मॉल एम, और स्मॉल एम यहां पर क्या होगा, मोललता, यानी उस विलयन की मोललता। ये दूसरा समीकरण हम यहां से प्राप्त करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को प्राप्त करने के लिए हम इस ग्राफ में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्राफ में देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। हम व्यंजक ही क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, व्यंजक। अब देखिए एक तो आपका त्रिभुज ABD है और ACE है, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप त्रिभुज हैं। अगर इसको हम सीधी रेखा मान ले तो B और D को और C और E को अगर सीधी रेखा मान लिया जाए तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, समरूप त्रिभुज। तो हम लेते हैं यहां से लाइन खींच देते हैं ताकि पूरे बोर्ड में आ जाए। तो देखिए समरूप त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE में, ABD तथा ACE में। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो AB अपान AC, AB अपान AC ये बराबर हो जाएगा किसके, यानी ये भुजा और अनुपाते ये भुजा, ये बराबर हो जाएगा AD अपान AE, क्योंकि ये दोनों के यहां समरूप त्रिभुज हैं, AD अपान AE। अब AB की लंबाई मुझे ज्ञात करना है, तो AB की लंबाई कैसे ज्ञात होगी, ये और B की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई T1 है, यहां से यहां तक की लंबाई TB है। यानी अगर T1 लंबाई में से TB लंबाई घटा दी जाए तो AB की लंबाई ज्ञात हो जाएगी यहां से यहां तक। तो घटा देते हैं, T1 माइनस TB अपान AC का मान भी इसी प्रकार से हम रख सकते हैं। जैसे देखिए ये C, यानी ये यहां तक की दूरी निकालनी है तो यहां से यहां तक की दूरी घटा देगी, यानी T2 में से T1 TB घटा देंगे। तो T2 माइनस TB इज इक्वल टू, अब देखिए AD का मान रखना है तो AD कैसे निकालेंगे, ये D यहां से यहां तक की दूरी, तो P0 माइनस P1, यानी ये यहां से यहां तक P0 है, यहां से यहां तक P1 है, तो P1 को अगर निकाल दें तो P0 माइनस P1 बचेगी, जो AD की दूरी हो जाएगी। तो P0 माइनस P1, और इसी प्रकार ये E P0 माइनस P2, P0 माइनस P2। अब देखिए T1 माइनस TB, T1 माइनस TB, इसको यहां से यहां तक हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा TB1, और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं डेल्टा TB2, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं डेल्टा P1, और यहां से यहां तक की दूरी डेल्टा P2। तो यहां लिख देते हैं जो हमने माना है, तो T1 माइनस TB डेल्टा TB1 अपान डेल्टा TB2, और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा P1 अपान डेल्टा P2। अब देखिए यहां पर ये क्वथनांक में उन्नयन दिखा रहा है, पहले विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, पहले विलयन के वासुदाब के अवनमन, दूसरे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, दूसरे विलयन का वासुदाब में अवनमन।
ये वाष्पदाब में अवनमन मतलब वाष्पदाब में कमी हो रही है। देखिए पहले P0 था विलायक का यहाँ, अब विलयन का क्या हो गया P1 हो गया, तो वाष्पदाब में कमी हुई। यहाँ ताप में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती डेल्टा P, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, ये डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, राउल्ट का नियम, क्या सिद्ध करने के लिए, डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती यम। तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम आप पढ़ चुके हैं, P0 माइनस P अपान P0, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है काई विलीय। काई विलीय क्या है, मोल प्रभाज, किसका, विलीय का मोल प्रभाज। काई जो है आपका मोल प्रभाज है। अब देखिए यहां पर हम काई का मान रखेंगे, यदि माना यदि विलीय का द्रव्यमान, विलीय का द्रव्यमान इक्वल टू स्मॉल w और विलीय का अणुभार इक्वल टू कैपिटल M डैश, ये विलीय का अणुभार हो गया, विलीय का द्रव्यमान, तथा विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाए, कैपिटल W हो जाए, और विलायक का अणुभार ये बराबर क्या हो जाए, कैपिटल M हो जाए। अब देखिए द्रव्यमान अणुभार हम क्यों याद करने रहे, मोलों की संख्या के लिए, क्योंकि ये मोल प्रभाज है तो यहां पर मोलों की संख्या काम आएगी। तो यहां पर हम मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान और अणुभार मान लेते हैं। अतः इसको समीकरण आपने 1 माना है, इसको समीकरण 2 मान दीजिए। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, अब यहां आप देखिए P0 माइनस P अपान P0, ये बराबर हो जाएगा किसके, अब विलीय का मोल प्रभाज दिया हुआ तो विलीय के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलीय के मोलों की संख्या निकालने के लिए W अपान M, यानी W बाई M डैश, ये हो गया विलीय के मोलों की संख्या, और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या और विलीय के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल W अपान कैपिटल M, और प्लस विलीय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल w अपान M डैश। अब देखिए अगर एक तनु विलयन हो, तनु विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो उसमें जो उपस्थित मोल होंगे विलय के वो लगभग नगण्य होंगे, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, W अपान M डैश नगण्य हो जाएगा। तो केवल यही आपका बचेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W M डैश। ये यहां से आप लिख सकते हैं इसे। अब देखिए ये आपने क्या किया, लिख लिया। अब जब ये आपने लिख लिया तो यहां हम मिटा देंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आप यहां लिख लीजिए,
डेल्टा टी बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी। इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसा लिखा रहने दीजिए। ये यहां इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इधर मिटाने जा रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया। अब देखिए व्यंजक हमें प्राप्त करना है, एक व्यंजक तो ये प्राप्त ही हो गया है और दूसरा व्यंजक भी हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो यहां से देखिए इसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी, यानी डेल्टा पी अपान पी नॉट, ये बराबर हो जाएगा डब्लू कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्लू एम डैश, ये हो जाएगा। अब यहां से इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट और यम इसके साथ में ले लेंगे और गुणे डब्लू अपान कैपिटल डब्लू यम डैश, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये यम डैश को अगर डब्लू के साथ लिखना चाहें तो ये बटे में है ना, यहां इसको यम डैश को यहां से हटाकर सीधा यहां लिख सकते हैं, कैपिटल डब्लू अपान यम डैश, स्मॉल डब्लू अपान यम डैश। ये बटे में आएगा तो नीचे ही चला आएगा, तो इसको हमने एक साथ लिया है, अभी बताएंगे किस लिए। अब देखिए डेल्टा पी, अब डेल्टा पी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्योंकि ये आपका विलायक का वाष्पदाब है और विलायक का अणुभार है। तो किसी विलयन में विलायक का वाष्पदाब और अणुभार क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी नियतांक होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो यहां अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपान एम डैश अपान कैपिटल डब्लू, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये स्मॉल डब्लू अपान एम डैश क्या है, मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलीय के मोलों की संख्या। तो विलीय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल भार, और ये अगर किलोग्राम में हो जाए, डब्लू क्या हो जाए 1 kg हो जाए, 1 kg। तो विलीय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये आपका होता है क्या, मोललता। तो डेल्टा पी अनुक्रमानुपाती स्मालियम क्या है, मोललता, विलयन की मोललता। और इसको इक्वेशन मान लीजिए, कौन सा, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका इक्वेशन ये हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट की जब तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, यानी 1 और 3 की तुलना करेंगे हम, तो यहां भी डेल्टा पी है, यहां भी डेल्टा पी है, और ये स्मॉलियम के बराबर है, ये डेल्टा टीबी के बराबर है। तो जब तुलना करेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती यम, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था, यानी क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी उसकी मोललता स्मॉलियम के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी डॉट एम, इसको इक्वेशन मान लीजिए 5th, जहां के बी क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी को क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहां से देखिए पहले समीकरण से आपको पता क्या चलता है,
कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन के वाष्पदाब में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद यहां चले आइए समीकरण 4 पर, समीकरण 4 पर कि क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की मोललता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यहां से हमें के भी एक नियतांक प्राप्त हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अभी इसी समीकरण 5 की सहायता से हम क्या करेंगे, विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करते हैं ये ज्ञात करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, केवल समीकरण 5 आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम इसी समीकरण से विलेय के अणुभार का निर्धारण करेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इसके बाद जो आपका है विलेय के अणुभार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। देखिए पीछे जो हमने आपको समीकरण 5 बताया कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, ये समीकरण आपका था 5। अब देखिए जहां डेल्टा टी बी क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल एम क्या है, विलयन की मोललता। इस समीकरण से हम क्या करेंगे, समीकरण से हम विलेय के अणुभार का निर्धारण करेंगे। तो विलयन की मोललता क्या होती है, देखिए यहां से विलयन की मोललता स्मॉल एम इक्वल टू होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यहां से देखिए विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में और बटे विलेय का अणुभार m', ये हो जाएगा। और विलयन का द्रव्यमान कैपिटल W, और ये ग्राम में दिया हुआ तो उसे 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब यहां से मुझे प्राप्त हो जाएगा कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान m' और अपान कैपिटल W अपान 1000। अब देखिए m' का मान इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका के बी और m का मान हो जाएगा स्मॉल w और 1000 ऊपर चला जाएगा और बटे कैपिटल W इंटू m', और m' ही मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। m' ही मुझे क्या करना है, ज्ञात करना। तो m' को इधर ले आइए, टीबी को इधर लेकर चले जाइए। तो यहां देखिए m' बराबर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल m' है, विलेय का अणुभार कैपिटल m', ये बराबर आपका हो जाएगा 1000, ऐसा लिखिए 1000 गुणे के बी ले लिया हमने, और ये W बचा ऊपर, तो गुणे W अपान ये कैपिटल W बचा और इंटू TB। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, विलेय का अणुभार भी आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं। ये समीकरण तो आपने पढ़ा ही कि डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन, ये बराबर क्या होगा, केबी इंटू एम। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, एम क्या है, मोललता।
और किसी विलेन की मोललता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, और अणुभार ही मुझे क्या करना है? विलेय का ज्ञात करना है, m डैश। इसके बाद विलेन का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो किलोग्राम में, यदि ग्राम में दिया हुआ है विलेन का द्रव्यमान, तो उसे हम क्या कर देंगे? ग्राम में दिया हुआ तो 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 से जैसे हम भाग करेंगे 1 किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये 1000, इसको हमने ऐसे लिख लिया, यानी m = W/m डैश और कैपिटल W × 1000। अब ये देखिए इस समीकरण से, समीकरण इससे, तो TB = क्या हो जाएगा? KB। ऐसे लिखिए, केवल m का मान यहाँ स्मॉल m का यहाँ से रख देना है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से तो TB = KB, और ये देखिए स्मॉल w तो रहेगा ही, m डैश क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा? ऊपर चला आएगा, और ये w ऐसे ही रहेगा। यह मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? केवल m डैश ज्ञात करना है। m डैश इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m डैश को हम इधर लेकर चले आए और इसको इधर लेकर चले आए, तो ये भाग हो गया। तो ये आपका जो फार्मूला बना, इससे हम क्या कर सकते हैं? विलेय के अणुभार का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। अब इस पर रही न्यूमेरिकल की बात, तो न्यूमेरिकल जो है हम ये पूरा जब अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा देंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल हम बहुत बढ़िया से आपको समझा देंगे। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।